हेलो प्यारे स्टूडेंटों, आज हम 11th क्लास के लिए जियोग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र लेकर आए जो आपके 25 नवंबर को 11वीं के जियोग्राफी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो 100% गारंटी है कि आप 70 में से 70 मार्क्स लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके 25 नवंबर को होने वाले एग्जाम के लिए। 11th का जियोग्राफी सब्जेक्ट हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। एग्जाम देने से जाने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देख के जाना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। चलिए इस वीडियो को एक एक प्रश्नों को जानेंगे, एक एक प्रश्न के आंसर को भी जानेंगे और सभी प्रश्नों को समझेंगे किस प्रकार से अपने पेपर में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से सही विकल्प का चुनकर उत्तर लिखना है, यानी कि अबसद वाले प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल 8 प्रश्न पूछे गए अबसद वाले, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पहला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है। मानव भूगोल की शाखा कौन सी? ऑप्शन है मृदा भूगोल, पर्यावरण भूगोल, वनस्पति भूगोल या आर्थिक भूगोल। तो इसका राइट आंसर आपके द होगा, आर्थिक भूगोल है जो मानव भूगोल की शाखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी भीतरी ग्रह है, कौन सा भीतरी ग्रह है निम्न में से? तो वो है आपके बुध ग्रह जो बिल्कुल भीतर है, यानी कि द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बुध ग्रह, द ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस विद्वान ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो कौन सा था विद्वान, उसका नाम बताना है। तो उस विद्वान का नाम है आपके अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, यानी अ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सेल अवसादी नहीं है? निम्न में से कौन सी सेल है वो अवसादी नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपके होगा, तो इसका राइट आंसर आपके संगमरमर होगा, संगमरमर है आपके सेल अवसादी नहीं है, यानी संगमरमर इसका द ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो वो आपकी नाइट्रोजन गैस है, यानी स ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? कौन सा सबसे छोटा महासागर है निम्न में से? आपके आर्कटिक महासागर, स ऑप्शन राइट आंसर होगा, आर्कटिक महासागर। फिर नेक्स्ट सातवां प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? वो कौन सा देश है जिसकी सबसे स्थलीय सीमा है वो भारत के साथ है, सबसे ज्यादा लंबी स्थलीय सीमा? तो वो है आपके बांग्लादेश, यानी ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बांग्लादेश है। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के धरातल का कितना प्रतिशत भाग है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के धरातल की बात करें तो वो है आपके 2.4%, ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपके टोटल अबसद वाले 8 प्रश्न थे, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। अब फिर आपके 9वां प्रश्न है जिसमें आपको रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, खाली जगह वाले प्रश्न पूछेंगे, जिसमें यहाँ पर क में पूछा है पहला कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग खाली जगह ने किया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग है प्रथम इरेटोस्टोनीज ने किया था। इसमें आपके इरेटोस्टोनीज आ जाएगा, किस प्रकार देखिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इरेटोस्टोनीज है वो इस खाली जगह में आ जाएगा, यानी कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग है वो इरेटोस्टोनीज ने किया था, ये इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट खाली जगह पूछिए कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन खाली जगह ने किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन खाली जगह है वो एडविन हल्बल ने किया था। यहाँ पर एडविन हल्बल आ जाएगा, एडविन लिखना आपको, फिर आपको लिखना हल्बल, एडविन हल्बल आ जाएगा यहाँ पर। तो ये इसका प्रतिपादन किया था बिग बैंग सिद्धांत का, एडविन हल्बल इसमें भरना है आपको। नेक्स्ट खाली जगह पूछिए कि पृथ्वी के 71% भूभाग पर खाली जगह अवस्थित है। खाली जगह अवस्थित है, पृथ्वी पर 71% भूभाग पर है और महासागर का जल स्थित है, यानी महासागर अवस्थित है, इसमें महासागर आपको लिखना है। नेक्स्ट है कि लोहा एवं चांदी खाली जगह के 2 प्रमुख घटक है, तो ये ग्रेनाइट के घटक है, लोहा एवं चांदी है वो ग्रेनाइट के घटक है, ग्रेनाइट इसमें भरना है। नेक्स्ट है कि नव चंद्राकार डिब्बे जिनकी भुजाएं पावन की दिशा में निकली होती है खाली जगह कहलाते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बरखान, यानी कि नव चंद्राकार डिब्बे जिनकी भुजाएं पवन की दिशा में निकली होती है उन्हें हम बरखान कहते हैं, इसमें बरखान आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा खाली जगह हो जाती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा है वो नगण्य हो जाती है, इसमें नगण्य भरना है, यानी कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा है वो नगण्य हो जाती है।
नेक्स्ट है कि झेलम व चिनाब नदियां खाली जगह नदी की सहायक नदी है, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। झेलम व चिनाब जो नदी है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि बनिहाल दरा खाली जगह पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो ये आपके पीर पजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसमें आपको पीर पजाल भरना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपके। नेक्स्ट आपके 10वां प्रश्न आता है जिसमें आपको सत्य और असत्य कथन का सही और गलत आंसर बताना है। जिसमें पहला यहाँ पर पूछा है कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है जो पृथ्वी का वर्णन है, तो बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, ये सही आंसर होगा इसका, यानी इसका कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो बिल्कुल ये कथन भी आपके सत्य हो जाएगा, इसमें भी आपके राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को स्थलमंडल कहते हैं, तो बिल्कुल राइट, पृथ्वी के 200 किलोमीटर अंदर तक की गहराई वाले भाग को स्थलमंडल ही कहते हैं, ये भी आपके सत्य हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन संवहन धारा सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो ये आपके गलत हो जाएगा, ये इसका कथन आपके असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है, बिल्कुल राइट, इसका कथन सत्य हो जाएगा। सीमेंट है वो अधात्विक खनिजों का ही मिश्रण है। नेक्स्ट है कि हिमानी द्वारा अपने अग्रभाग में जमा किया गए अवसाद को तलछट कहते हैं। हिमानी द्वारा अग्रभाग में जमा किए गए अवसाद को तलछट कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपके गलत हो जाएगा, ये आपके तलछट नहीं कहलाता है। उसे तो भाग में जमा किया गया अवसाद को हम हिमोड कहते हैं, हिमोड इसका राइट आंसर होता है, तलछट नहीं, इसका आपके असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर आयन मंडल है, तो सबसे नीचे का स्तर है वो आपके यहाँ पर आयन मंडल नहीं होता है, आपके शोभ मंडल होता है। क्या होता है? शोभ मंडल, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मिलीबार वायु दाब मापने की इकाई है। मिलीबार वायु माप दाबने की इकाई, राइट आंसर इसका राइट हो जाएगा, ये आपके कथन सत्य हो जाएगा। मिलीबार वायु दाब मापने की इकाई होती है। कथन सत्य और असत्य वाले प्रश्न सॉल्व हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपको 11 प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने 10 से 15 शब्दों में इसके उत्तर देने, मतलब एक पंक्ति में जिसका उत्तर देना। टोटल 8 प्रश्न पूछेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रादेशिक भूगोल का विकास किसके द्वारा किया गया था। प्रादेशिक भूगोल का विकास है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके कॉल रिटर द्वारा किया गया था। कॉल रिटर इसमें आ जाएगा, राइट आंसर इसका कॉल रिटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का जनक किसे माना जाता है। सौर मंडल का जनक किसे माना जाता है, तो सौर मंडल का जनक है वो निहारिका को माना जाता है, निहारिका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। भूकंप की जो तरंगे होती है भूकंप की, उसमें अभिलेख करने वाली यंत्र को क्या कहते हैं, तो उसे हम सिस्मोग्राफी कहते हैं, सिस्मोग्राफी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपके सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र से। सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र से रिंग ऑफ फायर का संबंध है। नेक्स्ट है कि सबसे कठोरतम खनिज कौन सा है। सबसे कठोरतम खनिज है वो हीरा होता है, हीरा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट हीरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अलकनंदा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। अलकनंदा नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है। उद्गम क्षेत्र की बात करें तो इसका उद्गम क्षेत्र है वो है अलकापुरी हिमनद। अलकापुरी हिमनद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल द्वारा होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन है वो आपके आयन मंडल द्वारा होता है, आयन मंडल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पवनों की गतिशीलता का प्रमुख कारण क्या है। पवनों की गतिशीलता की बात करें तो इनका प्रमुख कारण आपके वायुदाब में अंतर का होना ही इसका प्रमुख कारण होता है। पवनों की गतिशीलता होती है उसका प्रमुख कारण वायुदाब में अंतर का होना ही इसका प्रमुख कारण होता है। तो इस तरीके से आपके एक एक नंबर वाले प्रश्न सॉल्व हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आपके 12 प्रश्न आता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर देने, आपको 15 से 20 शब्द में उत्तर देने। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर के। टोटल 4 प्रश्न पूछे जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न पूछा है कि सुनामी क्या है, यह किस प्रकार उत्पन्न होती है। सुनामी क्या होती है, किस प्रकार ये उत्पन्न होती है, तो सुनामी समुद्र की लहरों से उठने वाली, जो समुद्र से लहरें उठती है उसे सुनामी कहा जाता है। इसको आप अपनी किताब से स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपके एग्जाम में जरूर आएगा। सुनामी क्या होती है और किस प्रकार ये उत्पन्न होती है, तो इसके बारे में संपूर्ण आपको बताना है। नेक्स्ट है कि हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन है वो विद्यमान है, तो इसके बारे में भी आप स्पष्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि यमुना नदी के अफवाह तंत्र वाले 4 राज्यों के नाम बताने। यमुना नदी के अफवाह तंत्र वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं? 4 राज्यों के नाम बताने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है कि काल बैसाखी से क्या अभिप्राय है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका भी आपको आंसर बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काल बैसाखी से क्या अभिप्राय है? 13वां प्रश्न पूछा है, 100 शब्द में उत्तर देना है। यह 100 शब्द में इसका उत्तर देना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें क वाला पहला प्रश्न पूछा है, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में विभिन्नता के प्रमुख कारकों का वर्णन करना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा पूछा है कि पवनों की दिशा एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताने। दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आता हो, जो भी उचित लगता हो, उस प्रश्न को करना है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके पेपर में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपके नेक्स्ट ख वाला प्रश्न आता है कि ज्वार भाटा के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करते हुए उसके महत्व को विवेचना करनी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्वार भाटा के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करते हुए उसके महत्व को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तो में है कि भारत में मिलने वाली प्रमुख वनों का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करना, यह भी इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको उचित लगे वो प्रश्न आपको करना, और दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न दोनों आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपके 14वां प्रश्न है कि इसको मानचित्र में दर्शाना। भारत के मानचित्र में आपको पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाना, जहां पर पूछा है अरावली पर्वतमाला, नीलगिरी पहाड़ियां, हिमालय पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल की पहाड़ियां। और चारों को आपको दर्शाना, अरावली पर्वतमाला, नीलगिरी की पहाड़ियां, हिमालय पर्वत की श्रृंखला और विंध्याचल की पहाड़ियां। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 14वां प्रश्न, मानचित्र में आपको दर्शाना पर्वत श्रृंखलाओं को। फिर नेक्स्ट 15वां पूछा है कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्न क्षेत्रों को दर्शाना, जहां पर पूछा है कोरोमंडल तट को आपको दर्शाना भारत के मानचित्र में, कोरोमंडल तट को, फिर है मन्नार की खाड़ी को दर्शाना, फिर सुंदरवन डेल्टा को और लक्षद्वीप। तो इन चारों को आप दर्शा सकते हैं भारत के मानचित्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, आप इसे दर्शा सकते हैं। तो यह आपके संपूर्ण भूगोल का पेपर था, कक्षा 11 का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमने आपको बता दिए।